हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इसरो और उसके लॉन्चिंग व्हीकल्स। इसरो क्या करता है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है और लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए, उसको लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए और लॉन्चिंग व्हीकल्स को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि इसरो के पास कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। वो है SLV, ASLV, PSLV, GSLV, सॉन्डिंग रॉकेट, GSLV MK3, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसको कि RLV TDB बोलते हैं। नेक्स्ट है स्क्रैमजेट इंजन TD। इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उसमें जो भी फ्यूल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो टोटल 3 फ्यूल्स यूज होते हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। जब जाहिर सी बात है कि सॉलिड जब सबसे पहले हम फ्यूल यूज कर रहे थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, तभी हम जो है नेक्स्ट फ्यूल यूज करने लगे जो कि लिक्विड था। फिर लिक्विड में कुछ प्रॉब्लम हमें फील हुई होगी, तब हम एक नए टेक्नोलॉजी का फ्यूल यूज करने लगे जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो हम वन बाय वन सारे फ्यूल्स के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में क्या होता है कि हम जान रहे हैं कि एक सीरीज थी फ्यूल्स की, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। तो सबसे पहले हमारा है सॉलिड। सॉलिड नाम से पता है कि चल रहा है कि जो हमारा फ्यूल है वो सॉलिड होगा। सॉलिड में भी क्या, पाउडर फॉर्म में होगा। तो जो सॉलिड फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो है एल्युमिनियम पाउडर, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये क्वेश्चन आता है तो इस पे अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मोस्टली जो सॉलिड फ्यूल यूज होते हैं वो यही दो हैं। अब क्या है कि अगर सॉलिड फ्यूल हम यूज कर रहे थे तो उसका कुछ एडवांटेज रहा होगा ना। तो वो जो एडवांटेज था वो क्या था कि इजी टू हैंडल, स्टोर एंड यूज। अब क्या है, कोई चीज अगर पाउडर फॉर्म में है या फिर कोई भी चीज सॉलिड है तो उसको हम इजिली स्टोर कर सकते हैं ना। तो इजिली हम इसको हैंडल भी कर सकते हैं। फिर क्या है, ये हम जानते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि घर में जब कभी भी आटा आता है तो जो हमारा वो बर्तन होता है उसमें जब हम आटा फिल करने लगते हैं तो हमें लगता है कि इतना सारा आटा कैसे इसमें एडजस्ट होगा, लेकिन जब उसमें हम प्रेस करते चले जाते हैं तो सारा आटा उसमें एडजस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है और बहुत ही कम स्पेस लेता है। तो ठीक इसी तरीके से जब ये सॉलिड फ्यूल है तो ये भी बहुत ही, इसको स्टोर करने के लिए बहुत ही स्मॉल साइज का फ्यूल टैंक रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्या है, सिंपल इक्विपमेंट नीडेड फॉर कंबशन। जब जाहिर सी बात है जब सब कुछ इसका बहुत ही इजी है तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए होगा बहुत ही सिंपल होगा। प्लीज आप लोग फोन ऑफ करके रखा करिए क्लास में। तो बहुत ही सिंपलर इक्विपमेंट नीडेड होता है इनके कंबशन के लिए। फिर आता है इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि इसके फ्लो को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जानते हैं क्या होता है कि जो पाउडर होता है उसका फ्लो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो गिरने लगता है। फिर क्या है, जब कोई चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसका ऑन ऑफ को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका लो स्पेसिफिक इम्पल्स होता है। लो स्पेसिफिक इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी रॉकेट जो फ्यूल है उसको कितनी इफेक्टिवली यूज कर पा रहा है वही होता है स्पेसिफिक इम्पल्स। तो इसका क्या है, लो है, यानी कि रॉकेट जो है वो उतने अच्छे तरीके से इसके फ्यूल्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल कर ले रहा है। तो हमारा क्या लग रहा है, पैसा पैसा जो है बहुत सारा वेस्ट हो जा रहा है। तो यही सारी प्रॉब्लम थी जिसको खत्म करने के लिए ही सॉलिड की जगह पर अब हम लिक्विड का इस्तेमाल करने लगे। पर लिक्विड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम क्रायोजेनिक का इस्तेमाल करने लगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो फ्यूल है वो है लिक्विड, उसके बारे में जानते हैं। लिक्विड फ्यूल में हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। लिक्विड फ्यूल की एडवांटेज क्या है? अब जाहिर सी बात है जो चीजें सॉलिड फ्यूल के लिए डिसएडवांटेज में होंगी उसी चीज को सही करके हम एडवांटेज में यूज कर रहे होंगे लिक्विड फ्यूल में। मतलब सॉलिड वाली चीजों को सही करके हम लिक्विड फ्यूल में यूज कर रहे होंगे। तो एडवांटेज क्या है कि हम इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं सॉलिड वाले क्या का जो फ्लो था उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे।
जब हम इसके फ्लो को कंट्रोल कर ले रहे हैं तो जो क्या था कि कंबशन सॉलिड वाला बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, हम क्या कर रहे थे उसके फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो बहता चला जा रहा था, उसके ऑन ऑफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो जब वो ज़्यादा फ्लो हो रहा था तो ज़्यादा उसका कंबशन हो रहा था और ज़्यादा पैसे का लॉस हो रहा था। तो वहीं इसके फ्लो को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यानी कि इसका जो कंबशन है वो ज़्यादा नहीं होगा और इसके ऑन ऑफ को भी हम कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका हाई स्पेसिफिक इम्पल्स है। सॉलिड वाले का लो स्पेसिफिक इम्पल्स था, तो जिससे क्या हो रहा था कि जब जो रॉकेट था वो फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर ले रहा था, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी वो उससे ज़्यादा फ्यूल को बर्न कर दे रहा था। पर यही इसका हाई स्पेसिफिक इम्पल्स है, तो यानी क्या कर रहा है कि उतने का ही इस्तेमाल कर रहा है फ्यूल का जितने की उसको रिक्वायरमेंट है। फिर ये चीपर है। कैसे चीपर है? कॉस्ट में चीपर है। सॉलिड वाले से ये सस्ता पड़ता है। फिर लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सॉलिड वाले को भी हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा था और इसको भी डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसका डिफिकल्ट अलग है। उस वाले को सॉलिड को तो क्या था डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि हम उसके फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, पर ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जो इसमें हम लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। अगर इसे हम सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। और दूसरा जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो यानी वो क्या करेगा कि रिएक्ट कर जाएगा और कुछ और ही चेंज कर देगा। तो क्या होगा हमारे इस फ्यूल में आई हुई जो भी प्रॉब्लम है उससे प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे जो भी सैटेलाइट्स का लॉन्च कर रहे हैं। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही आया है क्रायोजेनिक फ्यूल। रोक दो तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक फ्यूल में क्या है कि लिक्विड को हम फ्यूल को एक ऐसे टेम्परेचर पे रख रहे हैं, लिक्विड फ्यूल को एक ऐसे टेम्परेचर पे रख रहे हैं जो कि क्या है -150 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे थोड़ा सा अबव, लेकिन टेम्परेचर इतना ही कम होता है उसका। अब क्रायोजेनिक फ्यूल में जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। ये जो हमारा लिक्विड हाइड्रोजन है ये फ्यूल का काम करता है। ये वो फ्यूल है जिसका कंबशन होगा रॉकेट जब हम लॉन्च करेंगे और इसी फ्यूल का जब इस्तेमाल करेंगे तो जिसका कंबशन होगा वो यही है लिक्विड हाइड्रोजन। और जो इनके कंबशन में हेल्प करेगा वो है लिक्विड ऑक्सीजन। अब ये हमें क्यों यूज करना पड़ा? हम तो यही समझते हैं कि ऑक्सीजन सब तरफ है, लेकिन इसे हम कहाँ लॉन्च कर रहे हैं? स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है ऑक्सीजन कम है या फिर नहीं है। तो जब ऑक्सीजन वहां पे नहीं है तो हमें अलग से ऑक्सीडाइजर भेजना पड़ता है। तो लिक्विड ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर वहां पे काम करता है। फिर इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? अब क्रायोजेनिक फ्यूल जो है वो हम जान तो गए कि हम व्हीकल को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है। पर इसके कुछ और भी फर्दर एप्लीकेशंस है। वो क्या है? एक है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन हम जान ही गए हैं कि रॉकेट को, ये प्रोपल्शन को तो हम जान ही गए हैं कि क्या होता है कि रॉकेट को लॉन्च करने के काम में आता है। पर ये जो हम रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ये वाला फ्यूल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक वाले व्हीकल में इस्तेमाल होता है, जो कि क्या है GSLV मैक थर्ड। फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। नाम से पता चल रहा है कि प्रिजर्व कर रहे हैं हम किसी भी चीज को। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करता है कि बहुत ही कम टेम्परेचर में किसी चीज को प्रिजर्व करता है, तो जिससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता है। हम फ्रीज में कोई भी सामान इसीलिए तो रखते हैं ताकि वो चीज खराब ना हो, उससे माइक्रोब्स का अटैक ना हो। तो यही है क्रायो प्रिजर्वेशन। पर ये जो है क्रायो प्रिजर्वेशन हम ये अपने फ्रीजर में इस्तेमाल नहीं करते। ये क्रायो प्रिजर्वेशन जो है कहाँ पे यूज होता है कि जो एक जब हम आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि स्टेम सेल क्या चीज होती है। तो स्टेम सेल लोग अपना डोनेट करते हैं और स्टेम सेल बैंक में उसे रखा जाता है। तो उसे रखने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो टेक्निक रिक्वायर्ड होती है वो है हमारी क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है क्रायो सर्जरी। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे सर्जरी हो रही है। सर्जरी किसकी हो रही है? रिमूव किया जा रहा है कैंसरस पार्ट को। अगर कैंसर हो जाता है किसी को तो जिस भी पार्ट के वजह से कैंसर पूरे बॉडी में फैल रहा है उस पार्ट को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। किसके वजह से? क्रायो सर्जरी की वजह से। तो ये था हमारा आज का फ्यूल। सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, लिक्विड के बारे में पढ़ लिया और उसके बाद क्रायोजेनिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से व्हीकल्स हैं, लॉन्चिंग व्हीकल हैं जिसमें ये फ्यूल्स यूज हो रहे थे। अब हम जानेंगे लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में।
लॉन्चिंग व्हीकल्स के फ्यूल्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब एक एक करके जैसे कि एसएलवी, जीएसएलवी, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इस स्पीकर को और समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। सबसे पहले हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल था, पहला इंडिया का एक्सपेरिमेंटल लॉन्चिंग व्हीकल है SLV-3। इसकी हाइट 22.7 मीटर है। ये वेट उठा सकता है 17 टन और इसके जितने भी लिक्विड फ्यूल जितने भी फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है, सॉलिड हैं। और ये पेलोड कितना उठा सकता है, 40 kg उठा सकता है। और ये अपने सैटेलाइट को कहाँ पे जाके लॉन्च करता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ से 400 किलोमीटर के दूर के डिस्टेंस पर। और ये 4 स्टेज का है, यानी कि अगर इसको हम बना रहे हैं इसके फ्यूल को, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों पे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल ही लगा रहे हैं। चारों स्टेज क्या है, सॉलिड ही है। अब ASLV क्या है, ASLV की जो हाइट है वो 23.5 मीटर है। ये वेट उठा सकता है 39 टन। आप देख सकते हैं कि SLV और ASLV दोनों की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ये वेट केवल 17 टन उठा सकता है और ये वेट जो है 39 टन उठा सकता है। इसका जो प्रोपल्शन है वो पूरा सॉलिड है, पर ये 5 स्टेज का है, यानी सॉलिड 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 करके 5 स्टेज हैं इसके। पेलोड मास ये 150 kg का उठा सकता है और वहीं ये 40 kg का उठा सकता था बस। पर ये दोनों ही लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को जाकर के लॉन्च कर देते हैं। अब आता है हमारा PSLV। PSLV पहला ऐसा है लॉन्चिंग व्हीकल जिसमें कि लिक्विड फ्यूल का यूज़ हुआ है। इसकी हाइट 44 मीटर है और ये जो वेट उठा सकता है वो 320 टन का है। सॉलिड और लिक्विड इसमें वो फ्यूल यूज़ होता है और इसका जो पेलोड मास है वो 1860 kg का है। ये कितना ज़्यादा है देखिए, इधर 150 kg है, इधर 1860 kg हो गया। ये जो ऑर्बिट में लॉन्च करता है वो ऑर्बिट क्या है, सनसिंक्रोनस ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करता है। ये दोनों लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए थे, पर अगर हमें कोई सैटेलाइट सनसिंक्रोनस में लॉन्च करनी है या जियोसिंक्रोनस में लॉन्च करनी है तो हम PSLV यूज़ करते हैं। फिर आता है GSLV। GSLV की हाइट कितनी है, 49 मीटर है और ये वेट उठा सकता है 414 टन। ये एक बहुत ही अच्छा सैटेलाइट है, अरे बहुत ही अच्छा लॉन्चिंग व्हीकल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी के फ्यूल यूज़ हो रहा है जो कि क्रायोजेनिक है। तो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक तीनों फ्यूल इसमें यूज़ होते हैं। ये तीनों फ्यूल इसमें यूज़ होते हैं, इसलिए इसको 3 स्टेज व्हीकल भी बोलते हैं। ये जो पेलोड मास उठा रहा है वो 2200 kg का है और जो ऑर्बिट में ये लॉन्च करता है जाकर के वो है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ये आता है GSLV मैक थर्ड। ये GSLV मैक सेकंड था, ये इसी की फैमिली का है GSLV मैक थर्ड। ये 43.43 मीटर का है। इसका जो वेट है, मतलब ये कितना वेट उठा सकता है, वो है 640 टन। और जो फ्यूल इसमें यूज़ हो रहा है वो सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक ही यूज़ होगा, क्योंकि ये भी GSLV ये भी GSLV, दोनों में जो प्रोपल्शन यूज़ होगा वो सेम है। ये पेलोड मास जो है 4000 kg का उठा सकता है। जेएसएलवी ये भी था, ये भी था, पर ये बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि ये इससे ज़्यादा वेट उठा सकता है। इसका भी ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। तो अब जीएसएलवी की और भी सारी सीरीज़ बनती चली जा रही हैं, इससे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। इससे क्या होगा कि हम और भी अच्छे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जान लिया फ्यूल्स क्या होते हैं और साथ में लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या होते हैं। अब इसके आगे हम जानेंगे कि इसरो ने क्या क्या सैटेलाइट्स को लॉन्च की है। अब इससे हमें ये तो समझ में आने लगेगा कि सैटेलाइट जा रही है और इसके लॉन्चिंग व्हीकल्स कौन है, उनकी फ्यूल्स कौन है, तो इसे हमें समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।